नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। रायपुर दूरदर्शन के खास कार्यक्रम विकास के पथ पर आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम का विषय है दिग्भ्रमित युवा, चुनौतियां एवं समाधान। इस खास कार्यक्रम के लिए हमारे स्टूडियो में बतौर अतिथि उपस्थित है छत्तीसगढ़ राज्यपाल के एडीसी आईपीएस सूरज सिंह परिहार जी। सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। थैंक यू। सर, चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, आपने जीवन में विभिन्न चुनौतियों का सामना किया है, एक लंबी संघर्ष यात्रा देखी है आपने, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि जीवन संघर्ष है और संघर्ष जीवन है। और जाहिर सी बात है, मेरे जीवन में भी और सभी के जीवन में होते हैं, कतिपय छोटे बड़े संघर्ष होते हैं जी। मेरा मेरा साथ में ये भी मानना है कि संघर्ष जितना भव्य होता है, सफलता उतनी महान, विराट या भव्य हो सकती है। तो मेरा अगर आप संघर्ष पूछ रहे हैं तो मेरा संघर्ष भी कई स्तरों पे रहा। एक स्तर तो वो है जहाँ पे आपने कोई लक्ष्य चुना है, जैसे मैंने यूपीएससी का लक्ष्य चुना और मेरे पास में उससे संबंधित कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं था या मटेरियल उस तरह से उपलब्ध नहीं था जी। या फाइनेंशियल क्रंच की भी बात कर सकते हैं। और दूसरे स्तर पे संघर्ष जो देख सकते हैं कि एक युवा जो 19 साल की अवस्था में अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है जी। जिसको कि पढ़ाई भी करनी है, नौकरी भी करनी है और 5-6 जॉब्स करते 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 फिर वो 2004-05 से लगातार करते हुए 2015 में अपने गोल तक पहुंच रहा है, तो वो भी एक संघर्ष है। तो संघर्ष तो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, यही है कि अपने दर्शकों को या अपने मेरे साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनको ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मुश्किलों से, लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती। तो सर, आपने कहा कि संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए। आपकी संघर्ष यात्रा को अगर हम देखें तो सबसे पहले आप बीपीओ में कस्टमर एग्जीक्यूटिव के पद पर काम किया आपने, उसके बाद डिप्टी मैनेजर बने बैंक में, उसके बाद बैंक पीओ बने, उसके बाद कस्टम डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर रहे, फिर आईआरएस, फिर आईपीएस। तो कितनी चुनौतियों का सामना किया, कभी हताशा, कभी निराशा हुई इस यात्रा में? देखिए, अब अगर एक लंबी यात्रा है और आपके लक्ष्य तक, तो बहुत सारे माइलस्टोन्स आएंगे। कभी आप बहुत प्रफुल्लित होंगे, कभी आप निराश भी होंगे। तो मेरा यही कहना है कि कोशिश करनी चाहिए कि जिस समय बहुत अच्छा चल रहा हो उस समय बहुत अति उत्साही नहीं हो जाना चाहिए और बहुत खुश होकर के कुछ ऐसे कमिटमेंट्स नहीं करने चाहिए खुद से या सामने वालों से। और कभी आप बहुत निराश हैं तो भी बहुत ज़्यादा हथियार डालने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जीवन, जैसा कि हमने पहले प्रश्न के उत्तर में बोला, संघर्ष का ही दूसरा नाम जीवन है। तो निश्चित तौर पे रहे ही हैं। देखिए, आपको उदाहरण स्वरूप बता देता हूँ। 2005 में मैंने इंटरनेशनल बीपीओ ज्वाइन किया था, कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव के तौर पे, और कुछ समय मैंने वहाँ काम किया, 2 साल। और मेरी कुछ सेविंग्स थी मेट्रो में रहने के बाद और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करने के बाद कुछ सेविंग्स थी। मुझे लगा ये सेविंग पर्याप्त होगी तैयारी के लिए, तो मैं मुखर्जी नगर पहुँचा और मेरे अनुमान के विपरीत वो सेविंग्स मेरी 6 महीने में ही ख़त्म हो गए जी। तो वो संघर्ष का एक रूप है। अब इसमें कोई व्यक्ति होगा वो ये भी सोच सकता है कि अब क्या करें। तो वो 6 महीने एकमात्र ऐसे 6 महीने हैं जहां मैं, मतलब पिछले 2004-05 से पहली दफ़ा जो है वो बैठा था। उसके बाद से मैंने ये निर्णय लिया कि हमेशा मैं जॉब्स में ही रहूँगा, प्लान भी अपना रेडी रखूँगा, प्लान ए पे वर्क करता रहूँगा और लगातार करते करते एक आपको बताऊं, जैसे कि बहुत बड़ा अगर दुविधा बोलें या जी निर्णय की स्थिति जहाँ पे हो सकती है, उसका एक उदाहरण मेरी व्यक्तिगत जीवन में जो मेरे पास उपलब्ध है, जो मैं साझा करना चाहूँगा। 2012 फरवरी में मैंने एसबीआई में, मैं पीओ था, तो मुझे ब्रांच मैनेजर चमोली बना रहे थे उधर। और मैंने 3 साल के लगभग अपने कार्यकाल में ये तो जान लिया था कि एसबीआई में करीब 10 घंटे डेली काम करना होता था, 10 से 12 घंटे, और इवन कई बार वीकेंड्स पे भी काम करना पड़ता था कि कहीं एटीएम वगैरह ख़राब हो गया, कुछ हो गया, तो जो कस्टमर का प्रेशर है वो है, तो सर्विस डिलीवरी सिस्टम के पार्ट हैं। तो मुझे पता था कि यहाँ पे पढ़ाई तो खासकर यूपीएससी के स्तर की नहीं हो पाएगी। और उस समय फिर मैंने जो है
एसबीआई में मतलब ब्रांच मैनेजर का एक ल्यूक्रेटिव पोजीशन होता है जी। उसको छोड़ करके मैंने एसएससी कस्टम एंड एक्साइज में ग्रुप बी में इंस्पेक्टर के रैंक पे मैंने, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता था कि आपको अगर महान आपके लक्ष्य हैं, बड़े लक्ष्य हैं जी। तो छोटी 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 कुर्बानियाँ आपको बीच बीच में देनी होती हैं। जी। तो संघर्ष कहें या जो भी कहें, मुझे लगता है इसमें एक सकारात्मक संदेश, हमारे आपके कार्यक्रम का शीर्षक है दिग्भ्रमित युवा, चुनौतियाँ और एवं समाधान। तो चुनौतियाँ अवसर हैं, अवसर समाधान है, तो कहीं कहीं जोड़ के देख सकते हैं इसको। क्या एक वो ड्राइविंग फोर्स था सर जो आपको सतत आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित करता रहा? देखिए, ड्राइविंग फोर्स मतलब मोटिवेशन की आप बात कहेंगे। मोटिवेशन जो है दो स्तरों पे तो कम से कम था ही। एक अगर स्थूल या मैक्रो लेवल की बात करें तो मैक्रो लेवल पे ये था कि मेरे परिवार में कुछ एक रिश्तेदार थे मेरे जो यूपी पीसीएस में थे जी। और वो काफ़ी अच्छा कर रहे थे। और मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है कि अगर भौतिक सुख और सुविधाएं देखता है तो वो बरबस सहसा आकर्षित हो जाता है। तो एक वो भी था। एक ये था कि कुछ लोग बोलते थे हमारे घर में पीसीएस ऑफिसर्स कई हैं, यूपीएससी अभी तक किसी ने नहीं किया है, तो ये भी है। और थोड़ा सा अगर सूक्ष्म स्तर पे देखूं कि आध्यात्मिक स्तर पे, तो यही है कि मतलब अगर वन शुड नॉट लीड मियर ऑर्डिनरी लाइफ, इट शुड नॉट बी मियर एग्जिस्टेंस। कुछ अर्थपूर्ण मानव जीवन जैसा जी, अ मीनिंगफुल ह्यूमन एग्जिस्टेंस, वो मुझे लगता है कि कतिपय जो कहीं ना कहीं मुझे इस दिशा में प्रेरित किया है हमेशा। जी सर, आपने यूपीएससी के बारे में बताया। यूपीएससी में आपने हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था, कितनी बड़ी चुनौती थी मतलब हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट के बाद इसको क्रैक करना और सफल होना? देखिए, ऑप्शनल विषय का निर्धारण तो एक चुनौती होती ही है, उसके अपने तरीके होते हैं कि ऑप्शनल विषय का निर्धारण कैसे करें, और खासकर जब आपके पास मार्गदर्शन नहीं है तो फिर ये चुनौती बढ़ जाएगी। जी। हमारे टाइम में तो इंटरनेट भी नहीं था ऐसे, मतलब था तो बहुत महंगा था, वो सुविधाभोगी वर्ग के पास था। हमारे जैसे लोगों के पास इंटरनेट होता था तो कभी हम 10 रुपये वो आधे घंटे का जो कैफ़े वगैरह होता था उसमें जाते थे। इवन नोटिफिकेशन भी देखना है तो वहीं जा रहे हैं, वहीं से प्रिंट आउट का अलग से खर्चा देना। एक मतलब उदाहरण मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। तो बहुत बड़ी चुनौती हिंदी साहित्य को ऑप्शनल विषय लेने की नहीं थी, उससे बड़ी चुनौती जो मैं देखता हूँ कि हिंदी भाषा को माध्यम, एग्ज़ाम का माध्यम रखना मेरे हिसाब से बड़ी चुनौती थी और मेरे लिए बड़ा दुविधापूर्ण था, क्योंकि इंटरनेशनल बीपीओ में जैसे मैंने बताया कार्य किया है तो अंग्रेज़ी और हिंदी पे लगभग समान अधिकार है। पर मैंने भी ये सोचा हुआ था कि अपने ही देश में और अपनी ही भाषा जिसमें मैं पला बड़ा हूँ, कक्षा 1 से लेके एमए हिस्ट्री तक आद्यांत हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूँ, अपने देश में मैं किसी विवशतापूर्ण निर्णय को क्यों, मतलब वो भी स्वाधीन होते हुए। बिल्कुल। तो मैंने एक निर्धारित किया था अपने मन में कि, और जाहिर सी बात है, एक बोलचाल की अंग्रेज़ी अच्छा होना और विषय स्पेसिफिक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंग्लिश का अच्छा होना। जी। जो हमने अति निम्न तापिकी पढ़ा है हमेशा, तो हम जरूरी नहीं उसको क्रायोजेनिक जाने, बिकॉज इट्स नॉट ए कोलोकियल टर्म। बिल्कुल, ये डेली रोजमर्रा का यूज होने वाला शब्द नहीं है। तो हिंदी माध्यम का जो चयन का प्रतिशत था वो बहुत डाउन जा रहा था। और मैं आपको बताऊंगा कि जिस पहले प्रयास में मैं सफल हुआ, 334 रैंक थी मेरी जी, 1122 लोगों का चयन था ओवरऑल, 28 से 30, जो कि हिंदी माध्यम सबसे बड़ा माध्यम है यूपीएससी देने वालों का। जो 30-35 सब्जेक्ट हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए तो हिंदी माध्यम सबसे ज़्यादा लोग बैठते हैं। तो केवल 1100-1200 लोगों में केवल 25-30 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। 334 पे मेरी तीसरी रैंक थी, और जब मैं आईपीएस बना तो 189 रैंक पे मेरी दूसरी रैंक थी माध्यम की। और मेरे पास में इसका कोई समाधान कारक उत्तर नहीं है कि क्यों मुझे 2 बार इंटरव्यू में 160 अंक मिले और पहला इंटरव्यू जो मैंने इंग्लिश में दिया उसमें मुझे 195 मिले। इसका मेरे पास कोई विशेष वो नहीं है। या क्यों मैं जीएस के पेपर बहुत अच्छे लिखता था मेंस के, और मेरे जो है अपेक्षा से काफ़ी कम अंक आते थे। इसका भी मुझे, हालांकि बाद में हमें पता चला कि शायद संभवतः सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कॉपीज चेक होती हैं और अंग्रेज़ी माध्यम के प्रोफेसर्स ही जनरली कॉपी चेक करते हैं जी। तो ये एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है। बट वही है कि फिर अगर चुनौती आपके पास है, आपके सामने है, तो अपनी कमज़ोरियों को जो है अपनी मजबूती में बदलिए। मतलब अगर आपको भाषाई स्तर पे कोई समस्या आ रही है, तो मैंने देखिए थर्ड इंटरव्यू जो अपना दिया वो अंग्रेज़ी माध्यम में दिया जी। समस्या का नहीं, समाधान का पार्ट बनना है। बिल्कुल। तो अंग्रेज़ी से मुंह नहीं मोड़ सकते, हकीकत है आज की।
सर, आपने अपने जवाब में अभी एक विषय के बारे में कहा कि मार्गदर्शन या गाइडेंस की कमी थी उस समय, पहले जब इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी। आज के युवाओं के सामने भी युवा पीढ़ी जो है वो भ्रमित है, क्या करना है, कैसे करना है, गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस है तो वो इच्छा शक्ति नहीं है। तो जब युवा अपना लक्ष्य तय करे तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उन्हें? देखिए, जाहिर सी बात है, आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। आपको अपने रिसोर्सेज का मूल्यांकन करना पड़ेगा। रिसोर्सेज, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों, फिजिकल रिसोर्सेज हों, गाइडेंस के रूप में क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसका आकलन करना पड़ेगा। आपके अपने इमोशनल रिसोर्सेज का आकलन करना पड़ेगा। आपको अपने घर में उसके लिए कितना, मतलब, तो ये सब आकलन अपनी पृष्ठभूमि के आधार पे सबसे बेहतर आकलन, कोई टेलर मेड फार्मूला नहीं है यहाँ पे। सेल्फ ऑडिट करना होगा आपको। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीज़ आपको सूट की तो वही सेम चीज़ मुझे सूट करेगी, या मुझे की तो किसी और को करेगी। तो कोई टेलर मेड फार्मूला नहीं है। कोई वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं होनी चाहिए। तो आपको स्वयं आकलन करके अपना बेस्ट निर्धारित करना पड़ेगा। मेरी बस इसमें इतनी एक सलाह रहेगी कि मैं तो यही मानता हूँ कि ये जीवन पूरा विद्यार्थी जीवन होना चाहिए, सतत सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो विद्यार्थिना कुतो सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखा। तो वो थोड़ा एक देखें कि जो है एक मीनिंगफुल ह्यूमन लाइफ हो। थोड़ा ये भी देखें कि आप कितने और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का समेकित रूप से मूल्यांकन करके अपनी क्षमताओं के आधार पर स्वयं निर्धारण करना होगा। जी, हमने गाइडेंस के अभाव की बात की। समय समय पर आप भी वेबिनार के माध्यम से युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं। यूपीएससी में तैयारी कैसे करना है, सब्जेक्ट्स का चयन कैसे करना है, कौन से मटेरियल को लेना है जिससे आप जो है बेहतर तरीके से तैयारी, ये वेबिनार का आइडिया कैसे आया और किस तरीके के सवाल आते हैं युवाओं की तरफ से? हाँ, अच्छा प्रश्न है आपका। वेबिनार का आइडिया, देखिए, कई बार हम लोग जीवन में बस अपने यात्रा में चल रहे होते हैं जी, और एकदम से मतलब कुछ रहस्योद्घाटन हो जाता है कि हम तो टूरिस्ट के तौर पे निकले थे और ये गुफा भी मिल गई या ये खोज हो गई। वो तो वेबिनार का ऐसा कोई सुनियोजित या संगठित रूप से मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे करेंगे। हुआ क्या कि 2017 में मेरी वाइफ ने, एक इंस्टाग्राम है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उस पर मेरा एक अकाउंट खोला था। तो अपने को बहुत आइडिया नहीं था इंस्टाग्राम वगैरह क्या होता है। फेसबुक पे मैं हूँ, मतलब काफ़ी समय से हूँ, और ट्विटर भी मैंने अभी 1-1.5 साल पहले ही खोला है। और तो इंस्टाग्राम पे जो उसने अकाउंट खोला उसमें एक फीचर होता है, जनरली बहुत सारे लोग उसको यूज़ भी करते हैं, आस्क मी समथिंग करके। जी, तो ऐसे कौतूहलवश एक दिन डाल दिया, तो मैं देख क्या रहा हूँ कि मतलब मेरे को सैकड़ों की संख्या में प्रश्न आ गए, और वो सब यही सब प्रश्न थे जो एक एस्पिरेंट के तौर पे अमूमन हमारे मन में होते हैं, स्वाभाविक है सारे प्रश्न कि सर कहाँ से शुरू करें, मुझे ये बनना है, ये करना है, सर सिलेबस क्या रहेगा, सर मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, क्या मैं इसके लिए डिस्क्वालीफाई तो नहीं होता, या इसके लिए कौन सी किताब अच्छी रहेगी, ये या ये वाली, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आए। बिल्कुल। तो मुझे समझ में आया कि मतलब बहुत सारे युवाओं को अभी भी मतलब मार्गदर्शन की और सही सलाह की तलाश है। तो क्या है, जैसे आपके ऊपर कुछ बीता है तो कोशिश करें कि वो दूसरे पे ना बीते। इसी को मानव और इसी जीवन को मानव जीवन बोलते हैं। तो मेरा कम से कम जो है शुरू के 3-4 साल जो है केवल इन्हीं प्रश्नों के समाधान में निरर्थक व्यर्थ गए। जी, तो हमने फिर ये तो इसी तरह जब आप अभी भी अगर मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाएंगे तो हाईलाइट सेक्शन में आपको करियर काउंसलिंग के नाम से या Q&A के नाम से आपको कई सारे सेशंस मिलेंगे जिसमें कई इंपॉर्टेंट प्रश्नों के मैंने उत्तर दे रखे हैं। तो अभी भी जैसे अब कोई युवा, कई बार अपने पास समय भी नहीं होता तो कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ आप उसको जाकर रेफ़र कर लें, उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो फिर से पूछें। कई बार लोगों को, हालांकि बहुत व्यवहारिक नहीं, लेकिन कई बार अगर कोई बहुत ही सिंसियर और सीरियस है नेचर का एस्पिरेंट जी, तो फ़ोन पे भी मैं एंटरटेन करता हूँ जी, ठीक है पूछ लो। तो ये एक तरह से वाइफ को बोल सकते हैं, मेरी वाइफ ने वो अकाउंट खोला था। और आज की डेट में ट्विटर पे भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, फेसबुक मेरा सबसे पुराना अकाउंट है, और इस प्रोग्राम को देखने वाले भी अगर चाहें तो जुड़ सकते हैं इसमें। बिल्कुल सर, आज की युवाओं के साथ एक बड़ी चुनौती है कि वे हताश जल्दी हो जाते हैं। मतलब लक्ष्य अर्जित हुआ नहीं, मान लीजिए अगर लक्ष्य में तमाम बाधाएं आ रही है तो नहीं हो सकता मुझसे, ऐसा सोच लेते हैं, या इच्छा शक्ति की कमी है। तो
इसका समाधान क्या है? सुसाइड रेट बढ़ते जा रहे हैं, जॉब लगी नहीं कि सुसाइड कर नहीं हुई तो सुसाइड कर लिया, 2 बार सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में फ़ेल हुए तो उसके बाद वो तैयारी करना छोड़ देता है। तो इसका समाधान क्या है? क्या करना चाहिए युवा पीढ़ी को ऐसे में? देखिए, आपका प्रश्न बड़ा बृहत्तर महत्व का प्रश्न है। मैं कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के तौर पे क्लेम करके इसका उत्तर नहीं दूंगा। जी। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं तो सच है ही। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि आज का युवा हम्म। हताशा या निराशा या ये छोड़ने वाली जो प्रवृत्ति है, ये हर देश काल परिस्थिति और वातावरण में हमेशा मौजूद रही है। जी। हो सकता है आज जो है इंटरनेट, चूंकि एक क्लिक पे हमको सब कुछ मिल जाता है, तो धैर्य की थोड़ी कमी आई है, ये हो सकता है। तो समाधान की अगर आप बात करेंगे तो मुझे मतलब मैं जो स्वयं करता हूँ वही बता पाऊंगा। मेरे पास ऐसा जी। कोई फुल प्रूफ आइडिया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आध्यात्मिक भी होना ज़रूरी है। जी। और कुछ चीज़ों को ईश्वर पे, आपने अपने लिए बहुत कुछ प्लान किया हुआ है, कई बार आपको पता नहीं होता कि आपको जिसने ये जीवन दिया है उसने आपसे बेहतर आपके लिए प्लान किया होता है बिल्कुल। चीज़ें। तो थोड़ा बहुत आध्यात्मिक तत्व जिसके अंदर होता है, मुझे लगता है मानसिक और शारीरिक हर तरह से बहुत सशक्त होता है। थोड़ा अध्यात्म का झुकाव रखना चाहिए, कुछ चीज़ें समाधान के लिए समय पे भी डालनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। मोटिवेशनल चाहे किताबें हों या कोटेशंस हो, या ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जो आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है। बिल्कुल। हताशा वाली जो आप बात कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला अटेम्प्ट मैंने SBI PO के रूप में ही दिया था जी। वो जो 10 से 12 घंटे की हफ्ते में 6-7 दिन की जो जॉब होती थी, तो जो प्रतिदिन मैं 2 घंटे पढ़ता था, तो जो अध पका हाफ बेक्ड मेरी प्रिपरेशन थी, उसके साथ मैं इंटरव्यू पहुँच गया। जी। तो मुझे बहुत लगा कि नहीं, मैं तो कर सकता हूँ। और उससे पहले जितने लोग मिलते थे वो बताते थे कि ये अलमारी हमने पूरी ख़त्म कर रखी किताब की, ये अलमारी पूरी, तो हमारा अभी तीसरे अटेम्प्ट में PT हुआ है और मेंस में लिख ही नहीं पा रहा हूँ। जी। अच्छा, फिर हमने जब SBI PO चेंज करके SSC कस्टम एंड एक्साइज में इंस्पेक्टर आया, तो हफ्ते में 2 दिन का मुझे समय मिलता था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स में इस तरह में 5 दिन का वर्किंग रहता है। जी। उसमें मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके दिया, तो मेरा PT निकला और मेंस नहीं हुआ। तो क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए, हथियार डाल दें? डाल सकते हैं, ऑप्शन तो है ही। जी। लेकिन फिर उसका प्रतिफल आपको कुछ और मिलेगा, और हथियार ना डालने का प्रतिफल कुछ और मिलेगा। बिल्कुल। विकल्प आपके पास है, चयन आपको करना है। तो वही जो बोला कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, या कोई भी संकट मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लड़ा नहीं। ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। थोड़ा आध्यात्मिक एलिमेंट मेरे ख्याल से, सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहे आपके वातावरण में आसपास। आध्यात्मिक रहेंगे तो बनी रहेगी। बिल्कुल। हाँ। सर, आपने कहा कि जीवन संघर्ष है और चुनौतियों को अवसर बनाना आना चाहिए इंसान को। आपकी पोस्टिंग बतौर SP एक नए ज़िले में हुई थी, गोरेला पेंड्रा मरवाही में। वहाँ पर आपने हो सकता है एक अच्छी लाइब्रेरी का अभाव देखा हो कि युवाओं के लिए लाइब्रेरी नहीं है। आपने एक पुलिस की पाठशाला नाम से लाइब्रेरी की शुरुआत की। इसका आइडिया कैसे आया? वहाँ पे किताबें कैसे आई? वर्तमान में किस तरीके से फंक्शनिंग है उस पाठशाला की, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं, आपने बताया भी, प्रश्न भी उससे संबंधित आपने पूछा, तो ऐसे ही बहुत सारे विद्यार्थियों को पता है कि विद्यार्थियों के हित के बारे में मैं चिंतित रहता हूँ। जी। चूँकि आप बीती है तो दूसरों पर ना बीते। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो है गोरेला पिंडरा मरवाही के मेरे कक्ष में कई बार आ जाते थे और इस तरह की बात करते थे कि सर, यहाँ पे एक स्तरीय मानक लाइब्रेरी का अभाव है, नया जिला है, अधोसंरचना अवसंरचना का अभाव होना लाजमी है, स्वाभाविक है। तो वो ये चीज़ थोड़ा सा नई है कि मतलब SP ऑफिस में आके SP से लाइब्रेरी और पुस्तकों की बात करना। लेकिन चूंकि लोग मेरा स्वभाव जानते हैं तो वो इसको सहज, स्वाभाविक, सहज रूप में कर लेते थे। तो मुझे लगा कि मेरे जैसे कॉर्पोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेरा मानना है सिविल सर्वेंट की भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जी। और हमने जो बहुत इंटरव्यू में भी हम बहुत अच्छे उत्तर देते ही हैं, मतलब पैनल में भी UPSC में भी बड़े अच्छे तो मैं हमेशा थोड़ा सा बधा हुआ उन चीज़ों से महसूस करता आया हूँ और आगे भी शायद करता रहूँगा। तो सोशल मीडिया को मैंने उसके पोटेंशियल को लिवरेज किया इसमें, और मैंने वहाँ से अपील की। तो हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं,
तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। अभी भी बहुत सारे सकारात्मक और बहुत उदार चरित्र के लोग मौजूद हैं। लोगों ने खुले मन से उसमें जो है किताबें भेजी। बहुत से लोग उसमें नगद वगैरह का या मॉनेटरी उसमें जी। कंट्रीब्यूशंस करना चाहते थे, वो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम सर्विसेज में हैं। तो मैं उनसे यही बोलता था, आप फला पते पे जो है किताब भेजती। अपनी जो भी किताबें हैं वो पुलिस की पाठशाला के नाम से भेज सकते हैं। ऐसे करते करते ये हुआ कि एक समय आया कि मतलब लगभग सभी कॉम्पिटिशन्स की, चाहे वो करियर ओरिएंटेड हों या प्रोफेशनल कोर्सेज से ओरिएंटेड हों, स्तरीय मानक अप टू डेटेड किताबें वहाँ पे उपलब्ध हो गई और बहुत अच्छी फंक्शनिंग चल रही। मुझे बराबर फीडबैक मिलता रहता है। हमारे छात्रों का अभी भी व्हाट्सएप समूह है, वहाँ का अलग बना रखा है, तो जी। उनके माध्यम से फीडबैक आता रहता है। बहुत अच्छी चल रही है और बहुत लाभान्वित हो रहे हैं लोग, और पूर्णतः निःशुल्क है। जी। SC ST OBC वीकर सेक्शन, चाहे वो फिजिकली स्पेशली एबल्ड हों या आपके जो कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से, उन सभी के लिए पूर्णतः निःशुल्क है। और बाकी जो छोटा सा बचा हुआ वो है हिस्सा, उसके लिए 99 रुपए का एक वार्षिक शुल्क है बस। जी। तो वो शुल्क से जो आता है, उसमें भी अगर कोई किताब वगैरह जो है कि बच्चे बार बार नोट करा रहे हैं और किसी वजह से नहीं है, तो वो उसमें यूज़ हो जाता है। जी। तो ये है। तो इसका लाभ जो है युवाओं को मिलता जा रहा है, इस लाइब्रेरी से वो किताब इशू वगैरह करा के पढ़ रहे हैं। बराबर फीडबैक आता है बिल्कुल इसका। बिल्कुल जी। सर, इस आपकी जब गोरिल्ला पेंटर मरवाही में पोस्टिंग हुई, उसके पहले हम जाते हैं, आप नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी आपने मतलब आपकी ड्यूटी रही है। आपने नक्सलवाद की अतिवाद की समस्या को बहुत करीब से देखा है। ये चुनौती कितनी बड़ी है और इसका समाधान क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे चुनौती अवसर है, आपने बोला, और गोरिल्ला पेंटर मरवाही नया ज़िला था, वो एक चुनौती था। बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, और मेरे ख्याल से मैं 2004-05 से विभिन्न जॉब्स में हूँ, तो पिछले 17 साल में मेरा सबसे बेहतर एक्सपीरियंस जो रहा, वो कोरोना काल में बिल्कुल नए बने ज़िले में प्रदेश का एकमात्र उपचुनाव बिना किसी खास घटना दुर्घटना के कराना। जी। वो मुझे बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस लगा अपनी अभी तक की प्रोफेशनल लाइफ का, जर्नी का। जी। सेकेंड बेस्ट एक्सपीरियंस अगर मैं किसी को देता हूँ, तो दंतेवाड़ा में मेरा जो 1 साल का जो टेन्योर था एज एन एडिशनल SP, उसको ही मानता हूँ मैं। जी। क्योंकि आपदा में अवसर ये हमेशा से रहा है, और वन ऑफ द बेस्ट टेन्योर्स था मेरा वहाँ पे। और हमने हर फ्रंट पे बहुत अच्छे सफलताएं भी अर्जित की थी वहाँ पे। टीम बहुत अच्छी थी हमारी, हमारे SP साहब बहुत अच्छे थे, और बाकी पूरी टीम बहुत अच्छी थी। जी। अब अतिवाद वाला जो आपका प्रश्न है, अतिवाद के बहुत सारे फॉर्म्स हैं कंट्री में हमारे, और उसका ही एक फॉर्म है, अगर अपने प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो नक्सलिज्म। जी। और आपको अच्छे से ध्यान होगा, हमारे पूर्व गृह मंत्री P चिदम्बरम जी ने 2010 वर्ष के आसपास बोला था कि आज अगर हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा के स्तर पे कोई समस्या है सबसे बड़ी, तो नक्सलवाद की है। जी। और आप इस बात से इत्तेफाक ऐसे भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये बताना चाहूँगा कि आज की डेट में हम किसी से बात होती है कि कहाँ हैं आप पोस्टेड, तो छत्तीसगढ़। जी। कहाँ? छत्तीसगढ़ में तो रायपुर। अच्छा, आप आइएगा। तो ये होता है कि नक्सलवाद है वहाँ छत्तीसगढ़ में, तो मतलब पूरे छत्तीसगढ़ का पोर्ट्रेयल लोग छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद के नाम से जान रहे हैं जी। राष्ट्रीय स्तर पे। तो क्या ये एक सबसे बड़ा कारण नहीं कि हमारा प्रदेश हर तरह के संसाधनों में सबसे अग्रणी राज्यों में है? टूरिज्म पोटेंशियल जो है छत्तीसगढ़ का इमेंस है मेरी नज़र में। जी। और हम क्या उस टूरिज्म पोटेंशियल से न्याय कर पाए हैं? तो क्या उसके पीछे एक बड़ा कारण ही? तो अतिवाद बहुत बड़ी समस्या है। समाधान की आप जो बात कर रहे हैं, तो देखिए, समाधान में मल्टी प्रॉन्ग तो अप्रोच रहेगी ही, सब कुछ उसमें रहेगा। एग्रेसिव ऑफेंसिव ऑपरेशंस करना, साथ ही साथ उनका जो प्रोपेगेंडा है नक्सलियों का, उसका काउंटर प्रोपेगेंडा लगातार चलता रहे, अवेयरनेस वगैरह। हम लोग सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म के पार्ट हैं, तो हमारी सर्विस डिलीवरी कहीं वैक्यूम क्रिएट ना हो, हम हिंटरलैंड में बिल्कुल अंदर घुस के सर्विसेज दें। हेल्थ, एजुकेशन या पुलिस, सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस है, तो हम जितना ही आगे बढ़ेंगे उतना ही पीछे जाएंगे। बिल्कुल। तो समय एक समाधान है। सर, आपने हमारी ये जो आज का विषय था दिग्भ्रमित युवा चुनौती एवं समाधान, इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। युवाओं के नाम अगर कोई आप संदेश देना चाहे तो?
युवाओं के नाम पे मेरे पास मेरे को बातें तो बहुत करनी है युवाओं से, युवाओं के लिए संदेश भी बहुत है, लेकिन कुछ एक चीज़ जो मैं संक्षेप में कहना चाहूँगा यहाँ पे कि सपने देखिए, बड़े सपने देखिए। जब आप 21 देखेंगे तो आपको 19 या 20 मिलेगा, जीवन ऐसा ही है। और हमारे यहाँ देश में हम सब अपने अधिकार बहुत जानते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, कई बार बोलता हूँ, हमको अपने सारे अधिकार पता होते हैं एज ए नागरिक, एज ए पर्टिकुलर कैटेगरी या कुछ भी, लेकिन हमारे कर्तव्य कितने हैं उस पर हमारा फोकस थोड़ा सा भी यहाँ पे आना शेष है। उसकी बात हमें करनी है और एक आदर्श नागरिक बने और अपने साथ साथ बाकियों के भी काम आए, ऐसा आप हमेशा करने की कोशिश करें। इसी के साथ वाणी को विराम दूंगा जी। तो आज की हमारी सार्थक चर्चा रही आईपीएस सूरज सिंह परिहार जी के साथ। हमारे अतिथि सर ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, युवाओं को कैसे कार्यनीति बनाना चाहिए, अपने लक्ष्य को अर्जित करने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए, सिविल सर्विसेज की जो युवा तैयारी कर रहे हैं उन्हें किन किन विषयों का ध्यान रखना चाहिए। सर, आपने हमारे दर्शकों को, विशेषकर युवाओं को, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। अगले बार फिर मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।